हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे, सब्जेक्टिव्स भी रहेंगे। तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को समझकर ही एग्जाम में जाना। तो टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम बोल रहे हैं ये हम कैसे बोल रहे हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन के कामों को कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। असल में इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, चाहे बोलने के लिए, चाहे हमें कोई भी काम करने के लिए। अब वो जो ऊर्जा हमें मिलती है वो मिलती है हमें ग्लूकोज से। ठीक है, यानी यही ग्लूकोज यहाँ जिसको मैंने लिख रखा है। अब ये जो ग्लूकोज है क्या हम लोग खुद बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस ग्लूकोज को हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाते। ये जो ग्लूकोज है जो कि एक ऊर्जा का रूप है, इसको पेड़ पौधे बनाते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे बनाते हैं ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है, विधि है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि ये जो ग्लूकोज है पेड़ पौधों के लिए भी भोजन का काम करता है। पेड़ पौधे भी इसी का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने काम को करने के लिए। तो इसी ग्लूकोज को बनाने का जो प्रोसेस है हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अगर इसको हम पूछा जाए अच्छे तरीके से कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो कैसे समझाएंगे? तो हम ये कहेंगे कि जो पेड़ पौधा है वो एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और अपने जड़ से जल को ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश ऊर्जा की मदद से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, और इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत क्लियर है? क्या है प्रकाश संश्लेषण? कि पेड़ पौधे वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, जड़ से जल को ग्रहण करते हैं और प्रकाश की मदद से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, और इस पूरे विधि को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ क्या है। अब ये कच्चा पदार्थ कहते हैं किसको? देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की हमें जरूरत पड़ती है हम उसे कहते हैं कच्चा पदार्थ। तो पेड़ पौधा जो ग्लूकोज बनाते हैं यानी अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए पेड़ पौधों को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ कहेंगे। अब पेड़ पौधों को किन चीजों की जरूरत पड़ती है अपना भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है और प्रकाश ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज है प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ। ये भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, और ये जो चीज है ये हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो, रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है उसका मतलब वैसा समीकरण जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की पूरी बात समझ में आ जाती है। तो वो ये है जिसे मैंने लिख रखा है, प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक समीकरण। इसे याद कर लेना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसके 6 अणु का वो इस्तेमाल करते हैं, और जल के 12 अणु का इस्तेमाल करते हैं, और फिर प्रकाश ऊर्जा की मदद लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा की मदद लेते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस भी बनता है और थोड़ा जल भी बनता है। तो ये उसका भोजन है ग्लूकोज, और ये दोनों जो है इसको बोलते हैं उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। और पेड़ पौधे ये ऑक्सीजन गैस वातावरण में वापस छोड़ देते हैं, और जो एक्स्ट्रा जल होता है वो नेक्स्ट टाइम भोजन बचाने के लिए पत्तों में जमा रहता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पेड़ पौधा CO2, जैसे कि पेड़ पौधों को ये चाहिए CO2 चाहिए, H2O चाहिए, प्रकाश चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये चीजों को पेड़ पौधा कैसे ग्रहण करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि CO2 वो कैसे लेते हैं। अब पेड़ पौधा CO2 कैसे लेते हैं, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जरूरत होगी स्टोमाटा को समझने के लिए की जरूरत पड़ेगी। तो अब चलो समझते हैं स्टोमाटा क्या है। तो देखो, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इतने छोटे छिद्र पाए जाते हैं कि वो हमें खुले आंख से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे या फिर हम यानी उस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे तो ये छोटे छोटे छिद्र हमें दिख जाएंगे। इन्हीं छोटे छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमाटा। अब इसी स्टोमाटा के जरिए से पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। पूरे मैकेनिज्म अभी और समझने वाले हैं, लेकिन आपके एग्जाम में स्टोमाटा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि स्टोमाटा क्या है, इसका डायग्राम बनाएं और इसके कार्य को समझाएं। तो चलो थोड़ा सा स्टोमाटा को विशेष ध्यान देते हैं। तो ये जो पत्तों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो स्टोमाटा में 2 अवतल ध्रुव दिख रहा होगा। जो चीज ऐसी होती है ना हम उसको कहते हैं अवतल ध्रुव। तो स्टोमाटा में 2 अवतल ध्रुव होते हैं जिसे रक्षी कोशिका यानी गार्ड सेल कहा जाता है। फिर उसके बीच में एक छिद्र दिख रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र छिद्र, स्टोमाटल पोर। अब ये स्टोमाटल पोर को घेर के रखा हुआ है
रक्षी कोशिका। तो क्या होता है कि जब रक्षी कोशिका फैलती है तो ये रंध्र छिद्र खुल जाता है, और रक्षी कोशिका सिकुड़ती है तो ये रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। तो अब पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे पेड़ पौधा CO2 लेता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया स्टोमाटा के स्ट्रक्चर। इसमें कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रक्षी कोशिका का क्या काम है, या इसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। तो रक्षी कोशिका कहीं ना कहीं इस रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। जब रक्षी कोशिका फैल जाएगी, रंध्र छिद्र खुल जाएगा, रक्षी कोशिका सिकुड़ जाएगी, रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा। अब CO2 कैसे लेते हैं, इस बात को समझते हैं। तो क्या होता है कि CO2 जो है हमारे वातावरण में मौजूद है। तो जब पेड़ पौधा के पत्तों पे जो मौजूद रंध्र है यानी स्टोमाटा, जब स्टोमाटा की रक्षी कोशिका फैलती है तो रंध्र छिद्र खुल जाता है, और वातावरण का CO2 स्टोमाटा के रंध्र छिद्र होते हुए पत्तों में विसरण विधि द्वारा चला जाता है। किस विधि द्वारा चला जाता है? विसरण विधि द्वारा चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होता है? देखो, विसरण का मतलब है कि किसी पदार्थ का उसके अधिक स्थान वाली जगह से बहकर उस जगह पे चला जाना उस पदार्थ का जहां पे उस चीज की मात्रा कम है। जैसे कि वातावरण में CO2 ज्यादा है, अब पत्तों में CO2 कम है, तो जाहिर सी बात है कि वातावरण का CO2 बहकर पत्तों में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? विसरण हुआ। लेकिन किसके जरिए जा रहा है? स्टोमाटा के जरिए जा रहा है। तो पूरा मैकेनिज्म आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप अगर इसको लिखना चाहेंगे एग्जाम में तो आप ऐसे लिखेंगे कि पेड़ पौधों के पत्तों पे जो रंध्र होता है, उस रंध्र की रक्षी कोशिका जब फैलती है तो रंध्र छिद्र खुल जाता है, और वातावरण का CO2 रंध्र छिद्र होते हुए पत्तों में विसरित होकर चला जाता है। तो ये समझ में आ गया पेड़ पौधों CO2 कैसे लेते हैं। अब बात करते हैं कि पेड़ पौधा H2O कैसे लेते हैं, जल कैसे लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो समझाता हूं। आखिर होता क्या है, ये जो है ना, ये पेड़ पौधों के जड़ है, और जड़ के अंदर ये जो संरचना दिख रही है बालनुमा संरचना, इसको मूल रोम कहते हैं। यानी कि जड़ में जो बालनुमा संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और ये जो मूल रोम है वो, यानी जड़ के जो मूल रोम है वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। तो मूल रोम जो बालनुमा संरचना है जड़ में, वो मिट्टी से जल को क्या कर लेते हैं? अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके वो जल जो है जाइलम उत्तक द्वारा। अब ये जाइलम उत्तक क्या है? तो जाइलम उत्तक कहते हैं एक संवहन उत्तक। संवहन उत्तक का मतलब है जो चीजों को लेकर जाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर एक उत्तक मौजूद होती है जो नली जैसी उत्तक होती है, उसको संवहन उत्तक कहते हैं, जो चीजों को लेकर जाती है। तो जो मूल रोम है मिट्टी से जल को अवशोषित करेगा, और वो जल जाइलम उत्तक द्वारा जो है ऊपर होते हुए कहाँ चला जाता है? पत्तियों में। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर जाइलम उत्तक के जरिए तो जा रहा है, लेकिन पत्तों में ऊपर जो चला गया कैसे खिंचाया? तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है यहाँ पर, वो क्या है समझाता हूँ। देखो, एक नई चीज है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, पहले इस बात को समझिए। पेड़ पौधों के पत्तों में जो जल होता है यानी पानी होता है, जो एक्स्ट्रा जल होता है, वो जल क्या होता है? सूर्य की गर्मी से वाष्प में बदलता है, वेपर में बदलता है, और वेपर में बदलकर वो जल वातावरण में आ जाता है। और किसके जरिए आता है? तो इसी स्टोमाटा के जरिए आता है। तो पत्तों के अंदर जो जल मौजूद होता है वो सूरज की गर्मी से वेपर में बदलता है, वाष्प में बदलता है, और स्टोमाटा होते हुए वातावरण में आ जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब इस वाष्पोत्सर्जन के जरिए से खिंचाव पैदा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपायरेशन पुल। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रही है, यहाँ का जो पानी है वो वातावरण में जा रहा है, पत्तों का पानी, तो पत्तों में पानी की मात्रा कम है और जड़ में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो कोई भी चीज ज्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया की तरफ खिंचाने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक खिंचाव यहाँ पर होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो इसी तरह से पानी क्या होता है? ऊपर खिंच जाती है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे पानी को ग्रहण करते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो कि पेड़ पौधे पानी को कैसे ग्रहण करते हैं, तो नॉर्मली मैं ऐसे आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों के जड़ में जो बालनुमा संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल रोम, वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और फिर जाइलम उत्तक के द्वारा पानी पत्तों तक खिंचाता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की मदद से, और इस तरीके से पानी जो है पत्ते में पहुंच जाता है। और जब पानी पत्ते में पहुंचता, पत्ते में पानी जब भरता है तो स्टोमाटा की रक्षी कोशिका भी फूल जाती है। अब फूलने की वजह से भी रंध्र छिद्र खुल जाता है, तो वातावरण का CO2 विसरित होके रंध्र छिद्र होते हुए पत्तों में चला जाता है। इस प्रकार से जो पानी है वो कहाँ पहुंच गया? पत्तों में पहुंच गया। बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन है। क्या है? ये मूल रोम जो होते
वो मूल रोम मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और जाइलम उत्तक द्वारा पानी कहाँ पहुंचता है, पत्तों में किस खिंचाव की मदद से पहुंचता है, वाष्प उत्सर्जन खिंचाव की मदद से पहुंचता है। अब यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वाष्प उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये पेड़ पौधों के पत्तों में जो अधिक या एक्स्ट्रा जल होता है वो सूरज की गर्मी से वेपर या वाष्प में बदलते हैं और फिर वो स्टोमाटा के ही जरिए से वातावरण में आ जाते हैं और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो वहां पे खिंचाव बन जाता है, जिसकी वजह से जड़ का जो पानी है वो ऊपर खिंचा के पत्तियों तक पहुंच जाता है जाइलम उत्तक के द्वारा। तो पैसे कैसे वहां पे पानी पहुंचे ये भी समझ में आ गया, वाष्पोत्सर्जन क्या है ये भी समझ में आ गया, स्टोमाटा का क्या काम है ये भी समझ में आ गया। स्टोमाटा का क्या काम है कि जो यहाँ पर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमाटा के जरिए पत्तों में जाता है और जब प्रकाश संश्लेषण हो जाती तो ऑक्सीजन गैस भी बनता है जो वापस वातावरण में आ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों में जाना, अब पत्तियों से ऑक्सीजन का बाहर आना, वातावरण में आना, ये गैसों का विनिमय जो हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, वो किसके जरिए से हो रहा है, स्टोमाटा के जरिए से हो रहा है। और दूसरा कि वाष्प उत्सर्जन भी जो हो रही है वही स्टोमाटा के जरिए से हो रही है। तो ये दो जो फंक्शन है वो स्टोमाटा का फंक्शन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये भी बता देता हूं कि स्टोमाटा के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखना। पहले पॉइंट में ये लिखना कि पेड़ पौधों के पत्तों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब ये जो स्टोमाटा है उसकी जो अवतल ध्रुव होती है उसको रक्षी कोशिका कहा जाता है और उसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे रंध्र छिद्र कहा जाता है। अब ये जो रक्षी कोशिका ये रंध्र छिद्र के खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है। ये हो गया स्टोमाटा का एक्सप्लेनेशन। इसके नीचे में इसका दो कार्य लिख देना, गैसों के विनिमय में मदद करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों में जाने में, ऑक्सीजन को बाहर आने में मदद करता है, गैसों के विनिमय में मदद करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, वाष्प उत्सर्जन में मदद करता है। ठीक है, और एक और फंक्शन है कि पेड़ पौधे के अंदर जो श्वसन होती है यानी उसके सांस लेने की जो क्रिया होती है, श्वसन होती है, उसमें भी मदद करता है यही स्टोमाटा। तो ये पूरे से स्टोमाटा का काम हुआ। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश ऊर्जा को कैसे ग्रहण करते हैं। दो चीज तो ग्रहण कर चुके हैं, अब प्रकाश ऊर्जा को कैसे ग्रहण करते हैं। तो देखो, अब पेड़ पौधों के अंदर जो रंध्र होता है उस पे उसके रक्षी कोशिका पे जो है डॉट डॉट दिखाया जा रहा है वो है हरित लवक। तो स्टोमाटा में ही, रंध्र में ही मौजूद होता है हरित लवक। अब ये जो हरित लवक है उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें हरित लवक की ये बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ लिक्विड पाया जा रहा है यानी द्रव पाया जा रहा है जिसको स्ट्रोमा कहें। इसके अंदर जो चपटी संरचना होती है उसको थैलाकोइड कहते हैं और चपटी संरचनाओं की यानी थैलाकोइड की जो समूह होती है उसको ग्रैना कहते हैं। अब इस ग्रैना के अंदर एक हरा रंजक पाया जाता है, हरा रंजक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो इसी ग्रैना के अंदर में क्या पाया जाता है, हरा रंजक, और उस हरे रंजक का नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो यह है कि ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है और दूसरा फंक्शन ये है कि ये सूरज की रोशनी को, सूरज की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे को सूरज की रोशनी मिल जाती है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरीके से ये तीनों चीज उसको कैसे मिलता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नॉर्मल सी बातें आप समझ लेते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या नामांकित चित्र द्वारा समझाए। तो सबसे पहले आप क्या करना कि एक डायग्राम बना लेना पेड़ पौधों का, एक स्टोमाटा का और एक हरित लवक का। उसके बाद सबसे पहले लिखना प्रकाश संश्लेषण क्या है, डिफाइन कर लेना अपनी लैंग्वेज में। ये करो खुद ही, प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ उसके नीचे लिख देना पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट में। अगले पॉइंट में लिख देना प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। फिर अगले पॉइंट में तुम ये बता देना कि उसको जल कैसे मिल रहा है, CO2 कैसे मिल रहा है, प्रकाश कैसे मिल रहा है। शॉर्ट में हो गया ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में टोटल बातें। कुछ बात और समझिए, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये जो ऑक्सीजन गैस बन रहा है, ये ऑक्सीजन गैस कैसे बन रहा है। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, तो आप ये बताना कि जो जल है, इस जल के टूटने से ऑक्सीजन गैस बनता है। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ओके, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों के अंदर पत्तों को क्या कहते हैं, तो जो पत्ता है उसको प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं। उसका जो हरित लवक है प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहलाता है और ये जो क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स में हो सकते हैं। उसके बाद ये भी चीज समझ लेना कि ये जो ग्लूकोज है ये जब पत्तों में जमा होता है तो पत्तों में जमा ग्लूकोज को मंड कहा जाता है, समझे कि नहीं।
तो इस तरीके से ये पूरा प्रकाश सेशन को आपने अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं बार बार वीडियो को देखो, समझो, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, इंटरकनेक्ट करो, रिलेट करो और अच्छे से तैयारी करके जाना। ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे, सब्जेक्टिव्स भी बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं, जो मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक होगा, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर।